वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है कि द लास्ट फॉर ईयर एपिसोड 2 में। मोनिका 1 साल पहले शुरू हुए उस भयानक मंजर को याद करते हुए सोचती है, मुझे आज भी याद है 1 साल पहले की वो भयानक रात। रात के तकरीबन 7 बजे थे और हम लोग हर रात की तरह चुपचाप टीवी देख रहे थे। शिवाय को गए हुए 1 साल बीत चुका था। उसके जाने के बाद से हम लोगों का ज़्यादा बाहर जाने का दिल ही नहीं करता था, इसलिए मैं और पापा ज़्यादातर टीवी देखकर ही अपने आप को बिज़ी रखते थे और मम्मी अपने आप को घर के किसी न किसी काम में लगाए रखती थीं। अचानक हमारा ध्यान बाहर से आती तेज़ आवाज़ ने खींचा। हमें बाहर से बहुत सारे फाइटर प्लेन्स के उड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर जाके देखा तो पूरे आसमान में बहुत सी लाइट्स दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दूर आसमान में दिवाली के पटाखे जल रहे हों। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पुलिस की गाड़ी हर गली में जाकर सूचना देने लगी कि सब लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं, कोई भी अगले आदेश तक बाहर ना आए। ये सुनते ही सब लोग बुरी तरह घबरा गए और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग पुलिस की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। पर पुलिस वालों ने बोला, हम कुछ नहीं जानते, हमें जो आदेश मिले हैं हम उनका पालन कर रहे हैं। आप सब लोग हटिए और हमें आगे जाने दीजिए। आप सब बस हमारी बात मानिए और अपने अपने घरों में लौट जाइए। तभी किसी ने आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, टीवी में कुछ दिखा रहे हैं। सब लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए और टीवी देखने लगे। मैं भी मम्मी पापा को लेकर अंदर आ गई और टीवी चला लिया। हर चैनल पर लिखा हुआ आ रहा था कि 10 मिनट में अमेरिका के राष्ट्रपति कोई संदेश देने वाले हैं जिसको सुनना सबके लिए आवश्यक है। हम सब लोग टीवी के सामने बैठ के आने वाले संदेश का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में संदेश शुरू करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोलना शुरू किया। उन्होंने हेलो बोल के सबका वेलकम किया और कहा, आज मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा राज है जो हम और कुछ बड़े देशों की सरकारें आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। इस राज के बारे में बहुत कम देश और इन देशों के बहुत ही चुनिंदा लोग जानते हैं। पर आज हम लोग ऐसे हालात में खड़े हैं जहां ये राज पूरी दुनिया को बताना अनिवार्य बन गया है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए राष्ट्रपति ने बोला, दोस्तों, ये दुनिया उस तरह से नहीं चलती जैसा आप लोग समझते हैं। अपने आप धरती का सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, हर मौसम का समय अनुसार आना, बारिश होना, धूप निकलना, हवाएं चलना, ये सब अपने आप नहीं होता। इन सब के पीछे बहुत बड़ी कार्यप्रणाली है जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखती है। जैसे हमारी धरती कई देशों में बटी हुई है, हर देश को चलाने के लिए उनकी सरकारें हैं, हर काम के लिए अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, ठीक उसी तरह ही हमारे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली चलती है। दोस्तों, दरअसल हम लोग इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे से कई ज़्यादा विकसित सभ्यताएं दूसरे ग्रहों में निवास करती हैं। अलग अलग प्रजातियाँ, कुछ हमारे से बहुत ज़्यादा विकसित और कुछ हमारे जितनी, और कुछ हमसे भी कम विकसित हैं। सभी ग्रहों की अलग अलग प्रजातियां कई वर्षों से अमेरिका और कुछ अन्य विकसित देशों के साथ संपर्क में हैं। उनके लोग हमारे ग्रह पे कई वर्षों से आते हैं। वो हमें नई टेक्निक और ज्ञान देके हमें विकसित होने में सहायता करते हैं। लेकिन जीव जितना विकसित होता है उसमें ताकत की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है। इसी ताकत की लालसा में दुश्मनी और फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसा कि हम धरतीवासी 2 विश्व युद्धों में देख चुके हैं। जिस तरह विश्व युद्ध के दौरान हमारी दुनिया 2 समूहों में विभाजित हो गई थी, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी 2 समूहों के बीच में बटा हुआ है। इन दोनों समूहों में वर्षों से शत्रुता बनी हुई है, लेकिन बेहद दुख और चिंता की बात है कि अब इन दोनों समूहों में एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो चुका है। इन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप का नाम है इंद्रीन ग्रुप और दूसरे का नाम है कलिकेन। हम धरतीवासी इन दोनों ग्रुप्स के साथ कई वर्षों से संपर्क में हैं। कलिकेन की सेनाएं इंद्रीन ग्रुप के ग्रहों पर आक्रमण करके पूरे ब्रह्मांड पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। हालांकि हमारे ग्रह की कलिकेन ग्रुप के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम धरतीवासियों के इंद्रीन ग्रुप के साथ कई वर्षों से मैत्री संबंध है, जिस कारण कलिकेन की सेनाएं हम पर भी आक्रमण कर सकती हैं। और मुझे बेहद दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इंद्रीन ग्रुप के 165 ग्रहों में से 145 पर कलिकेन की सेनाएं जीत हासिल कर चुकी हैं और अब कलिकेन की सेनाएं धरती की तरफ बढ़ रही हैं।
अमेरिका और बाकी सभी देशों के वीर वायु सैनिक कलिकेन की सेनाओं को धरती के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए युद्ध कर रहे हैं। थल सेनाएं हर शहर की सुरक्षा के लिए भेज दी गई हैं। दोस्तों, हमें इस मुसीबत की घड़ी में अपना संयम बना के रखना पड़ेगा। आज समय आ गया है जब हम सब देशों को अपनी आपसी रंजिशें मिटाकर एकजुट होकर इस भारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। आज हमें भूलना पड़ेगा हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। बस ये याद रखना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और ये धरती हमारी है जिसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को अवश्य जीतेंगे और अपने ग्रह की सुरक्षा करने में कामयाब होंगे। टीवी में ये न्यूज़ देखने के बाद हम सब लोग सदमे में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये हो क्या रहा है। कोई इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा था। लोगों को चिंता होने लगी कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो फिर आगे क्या होगा। लोगों के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी इस बात को सच मानने को तैयार नहीं था। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे। जिस बात को आज तक किसी ने सुना तक नहीं था, आज वो बात उनके सामने एक भयानक सत्य बनकर आ गई थी। आज तक लोग जिस झूठी दुनिया में जी रहे थे, उस झूठ के ऊपर से आज पर्दा हट चुका था। आज तक हम लोग अपने आप को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत समझते आए थे, और इसी झूठी ताकत के अभिमान में हम आज तक जी रहे थे। कुछ लोग बोलने लगे, हमारे ज़मीन जायदाद का क्या होगा, हमारे बैंकों में पड़े पैसे का क्या होगा। बहुत से लोग एटीएम की तरफ दौड़े। एटीएम के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मुझे ये बात सुनकर ताज्जुब हो रहा था कि जो बात शिवाय अक्सर कहता था, आज वो सच हो रही थी। हम उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, पर वो इस बात पर पूरा यकीन रखता था और इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। काश वो आज हमारे साथ होता तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखाता। थोड़ी देर में ही बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गाड़ियों में से भारतीय सेना के जवान निकले, जिन्होंने हर गली की घेराबंदी कर ली और सभी लोगों को अंदर जाने का आदेश दिया। मैं भी अंदर आ गई और हम सब लोग न्यूज़ देखने लगे। न्यूज़ में जो कुछ बताया जा रहा था वो देखकर हम लोग और ज़्यादा डर गए। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि अधिकतर देशों के वायुसेना के जवान मारे जा चुके हैं और कलिकेन की सेनाओं ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया है। में ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाते हुए वहाँ की न्यूज़ रीडर बोली, अभी अभी अफ्रीका के केप टाउन शहर में कलिकेन सेना की 100 से ज़्यादा उड़न तस्तरियाँ उतरने की खबर आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन बड़े जहाज़ों से अजीब से दिखने वाले प्राणियों ने उतरकर वहाँ की सेना और लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया है। वहाँ की सेना इन प्राणियों का सामना करने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार ये भयानक से दिखने वाले प्राणी या एलियंस नॉब्स्टर प्रजाति के हैं, जो कि एक प्रिमिटिव यानी कि आदिम प्रजाति है, जो कलिकेन सेना के गुलाम ग्रह के वासी हैं। ये कलिकेन की थल सेना के मुख्य सैनिक हैं। इनकी लंबाई 8 से 9 फुट तक है, और ये लोग बड़ी बेरहमी के साथ पुराने हथियारों जैसे भाले, कुल्हाड़ी और हथौड़े का इस्तेमाल करके कत्लेआम कर रहे हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद सब लोग बहुत बुरी तरह डर गए। फिर टीवी पर और सूचनाएं आने लगीं। अधिकतर देशों पर नॉब्स्टर्स की सेनाएं उतर गई थीं। नॉब्स्टर्स दिखने में बहुत भयानक और लंबे थे। वो लंबी लंबी छलांगें लगाते हुए लोगों को उनके घरों में घुसकर मार रहे थे। फिर खबर आई कि नॉब्स्टर्स के जहाज़ भारत में भी उतरने शुरू हो गए हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी इसी कन्फ्यूज़न में थी कि घर में बैठें या यहाँ से भागें। मम्मी पापा बोल रहे थे कि घर में रुकना ही सुरक्षित रहेगा, पर मुझे शिवाय की कही बात याद थी। वो अक्सर बोलता था कि जब ये सब शुरू होगा तो तुम उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर जाना और जितने लोगों को अपने साथ ले जा सको लेके जाना। मैंने मम्मी पापा को बोला, हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। उनके मना करने के बावजूद भी मैं उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर निकल गई। हमें बाहर जाते देख पड़ोसियों ने हमें रोकने की कोशिश करी, पर मैंने उन्हें बोला कि आप भी हमारे साथ चलिए, इधर रुकना सुरक्षित नहीं है। पर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हम गली से बाहर निकलने ही वाले थे कि भारतीय सेना के जवानों ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हमें वापस अंदर भेज पाते, वो हो गया जिस बात का हमें डर था। पूरा आसमान तेज़ रोशनी से चमचमाने लगा। सब लोग डर और हैरानी के साथ ऊपर देखने लगे। ये नॉब्स्टर्स के बड़े जहाज़ थे जो हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश कर चुके थे। भारतीय सेना के जवानों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। एक जहाज़ हमारे घर के पास लैंड हुआ और देखते ही देखते उसमें से हज़ारों की संख्या में नॉब्स्टर्स उतरने लगे। वो लोग दिखने में बहुत खूंखार लग रहे थे। उनके हाथों और पैरों पर लंबे लंबे बाल थे। उन्होंने लेदर या चमड़े से बने हुए कपड़े पहने हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी थीं और शरीर का रंग काला था। उन्होंने हाथों में हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और भाले पकड़े हुए थे। मैं मम्मी पापा को लेकर एक खाली मैदान में पड़े मिट्टी के ढेर के पीछे जाके छुप गई।
देखते ही देखते नॉबस्टर्स ने जहाज़ से उतरकर हमारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। हमारे सैनिक नॉबस्टर्स पर गोलियों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन नॉबस्टर्स लंबी लंबी छलांगें लगाकर गोलियों से बच जाते थे। नॉबस्टर सोची समझी योजना के तहत पूरे इलाके में फैल गए और जो सैनिक या कोई व्यक्ति उनके सामने आया उसे मारते चले गए। अपने सैनिकों को यूँ शहीद होता देखकर लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। कई लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगे, लेकिन नॉबस्टर्स ने गाड़ियों के ऊपर कूदकर और कुछ गाड़ियों को हवा में उछालकर उनमें बैठे लोगों को मार दिया। वो हर जगह फैल गए थे। किसी का भी इलाके से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर दौड़ने लगे और नॉबस्टर्स उनके पीछे दौड़कर उन्हें डरा डरा कर बड़ी बेरहमी से मारने लगे। पड़ोस के एक बच्चे ने हमें छुपा हुआ देखा तो वो भी भागकर हमारी तरफ आने लगा। बच्चे की उम्र तकरीबन 10-12 साल थी, पर इससे पहले कि बच्चा हम तक पहुंच पाता, उससे पहले ही एक नॉबस्टर लंबी छलांग लगाकर बच्चे के सामने खड़ा हो गया। बच्चा डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नॉबस्टर उसे रोता हुआ देखकर कुछ देर वहीं रुक गया और फिर अपनी गर्दन एक तरफ झुका के बच्चे को देखने लगा, जैसे उसे बच्चे पर दया आ गई हो। पर एकदम से ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बच्चे के सिर के बीचों बीच वार किया। वार इतना ज़ोरदार था कि बच्चे के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। ये खौफनाक नज़ारा देख के मेरी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। मैंने अपनी चीख को बड़ी मुश्किल से रोका और पापा के गले लगकर रोने लगी। बच्चे को मारने के बाद वो नॉबस्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। हमारी सेना के कुछ जवान अभी भी ज़िंदा थे और लोगों को बचाने के लिए बहादुरी से नॉबस्टर्स का सामना कर रहे थे। कुछ लोग वापस अपने घरों में जाकर छुप गए, पर नॉबस्टर्स ने लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये बड़ा ही भयानक मंजर था। सब लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं और खून की नदियां बह रही थीं। गाड़ियां सड़कों के बीच में पलटी हुई गिरी थीं। अधिकतर लोग मारे जा चुके थे। हमारे अधिकतर सैनिक भी शहीद हो चुके थे। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, वो किसी न किसी चीज़ के पीछे छुप कर बैठ गए थे। मौत का तांडव करने के बाद अब नॉबस्टर्स भी थक गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब लोग मारे जा चुके हैं। बहुत से नॉबस्टर्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नॉबस्टर्स की एक टुकड़ी घरों के अंदर जाकर बचे हुए ज़िंदा लोगों को ढूंढने लगी। उन्हें जो ज़िंदा मिला उसे बेरहमी से मार दिया। उनकी दूसरी टुकड़ी कुछ लाशों को उठाकर एक जगह इकट्ठा करने लगी। कुछ नॉबस्टर्स ने इकट्ठी की गई लाशों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। फिर एक जगह आग लगाकर वो टुकड़े पकाने लगे। अब सभी नॉबस्टर्स लाशों के टुकड़े करके उन्हें पकाकर खाने लगे। जो टुकड़ी ज़िंदा लोगों को ढूंढ रही थी, वो अब बचे हुए लोगों को मारने की बजाय उन्हें एक जगह इकट्ठा करने लगी। जब उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ले ली तो सभी ज़िंदा बचे लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। एक नॉबस्टर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक एक करके ज़िंदा बचे लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोगों को ऊपर से नीचे तक देखता, फिर उनमें से कुछ को मार देता और कुछ को वहीं खड़ा रहने देता। फिर मैंने गौर किया कि वो बड़ी उम्र के लोगों को मार रहा था और जवान लड़के लड़कियों को ज़िंदा छोड़ रहा था। अब जो लोग ज़िंदा छोड़े गए थे, उन्हें बंधक बनाकर छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों की तरह कैद कर दिया गया। अब नॉबस्टर्स 4-4 का झुंड बनाकर पूरे इलाके में पहरा देने लगे। अब मुझे लगा कि हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बच सकते। मुझे किसी भी तरह उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ बढ़ना था। मेरी कार थोड़ी दूर बने पार्किंग लॉट में खड़ी थी। मुझे बस किसी तरह गाड़ी तक पहुँचना था। हम जहाँ छुपे थे वहाँ से सीधी सड़क पार करने के बाद वो पार्किंग लॉट था। हमें तकरीबन 100 मीटर का ये रास्ता पार करके जाना था, लेकिन उस सड़क पर 4 नॉबस्टर्स पहरा दे रहे थे। इतनी दूर नॉबस्टर्स की नज़रों से बचकर गाड़ी तक पहुंचना नामुमकिन था। इसे मैं चमत्कार कहूँ या भगवान की कृपा कि फरिश्ता बन के एक घायल भारतीय सैनिक छुपते हुए हमारे पास पहुंचा। उसने हमें बताया कि उसका नाम कैप्टन आर्या है। मैंने उसे बताया कि हमारी गाड़ी उस पार्किंग लॉट में खड़ी है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला कि मेरा इशारा करते ही तुम लोग बिना रुके गाड़ी की तरफ दौड़ना। हम भागने को तैयार खड़े हो गए। फिर कैप्टन आर्य ने अपनी बंदूक उठाई, जिसमें ज़्यादा गोलियां नहीं बची थीं। कैप्टन आर्य ने शोर मचाकर नॉबस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और गोलियां बरसाता हुआ हम लोगों से उल्टी दिशा की तरफ दौड़ा। भागते वक्त उसने हमें गाड़ी की तरफ जाने का इशारा किया। हम लोग आंखों में आंसू लिए गाड़ी की तरफ दौड़े। उस वक्त हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब हम पार्किंग के करीब पहुंचे तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि कैप्टन आर्य हमें बचाने की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हम अपने आंसुओं पर काबू करके आगे बढ़ने लगे, तभी एक नॉबस्टर ने हमें देख लिया। पार्किंग बस कुछ ही कदमों की दूरी पे थी, लेकिन लंबी छलांग लगा के नॉबस्टर हमारे आगे आके खड़ा हो गया। अब हमारा बचना नामुमकिन था। पापा ने मुझे चिल्ला के बोला, बेटा तुम गाड़ी लेके यहाँ से निकलो, मैं इस नॉबस्टर्स को अपने पीछे ले जाता हूँ। मैंने रोते हुए जाने से मना कर दिया, लेकिन पापा बोले,
अगर हम सब यहाँ रुके तो सब के सब मारे जाएंगे। तुम अपनी जान बचाओ और जैसा शिवाय कहता था वैसा ही करो। इतना बोल के पापा नॉबस्टर की तरफ दौड़े। मम्मी ने भी मेरे साथ जाने से मना कर दिया। मैं आंखों में आंसू लिए गाड़ी में बैठ गई। मेरे में पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ गति के साथ गाड़ी भगानी शुरू करी। मैं अपने इलाके से बाहर निकली तो बाहर का नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक था। सड़कों पर गाड़ियाँ खिलौनों की तरह बिखरी पड़ी थीं। हर जगह लोगों की लाशें पड़ी थीं। गाड़ी आगे जाने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिल रहा था। मैं थोड़ा आगे ही निकली थी कि तेज़ धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेट्रो ट्रेन पुल तोड़ती हुई नीचे गिर रही थी। लेकिन मेट्रो के अंदर मुसाफिर पहले ही मारे जा चुके थे। यानी नॉबस्टर्स ने मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसकर बेरहमी से मौत का खेल खेला था। मैं ड्राइव करते हुए हाईवे तक पहुंच गई थी, लेकिन आगे एक के पीछे एक सैकड़ों गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। बहुत से लोग शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। हाईवे पे जाम देखकर मैंने गाड़ी से उतरकर हाईवे छोड़ देने का फ़ैसला किया, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर नॉबस्टर्स यहाँ पर कभी भी हमला कर सकते थे। मैं हाईवे के पास बने कच्चे रास्ते पर चलने लगी और जितना हो सका हाईवे से दूर हो गई। हाईवे से थोड़ा दूर पहुंचने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा कि नॉबस्टर्स ने हाईवे पे गाड़ियों पर हमला कर दिया था। कुछ लोग गाड़ियों से निकलकर भागे और कुछ गाड़ियों में छुपे रहे, पर नॉबस्टर्स ने किसी को नहीं छोड़ा। लोग रोते हुए इधर उधर भाग रहे थे, पर उनमें से शायद कोई नहीं बच पाया। मैं अब हाईवे से काफ़ी दूर पहुंच चुकी थी। पास ही मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हर तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। यहाँ पर नॉबस्टर्स हमला करके जा चुके थे। मैं गांव में कुछ खाने का सामान ढूंढने लगी। मैं घरों के अंदर गई और जो भी खाने का सामान मिला उसे इकट्ठा करने लगी। मैं गांव से बाहर निकलने ही वाली थी कि एक घर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं अंदर देखने गई कि शायद कोई ज़िंदा बचा हो। तब मुझे वहाँ यश मिला। वो भी मेरी तरह बचता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। उसने बताया कि वो मुरथल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, तभी वहाँ हमला हो गया। नॉबस्टर्स ने बड़ी बेरहमी से वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के इस गांव तक पहुंचा था। मैंने उसे बताया कि दिल्ली पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब हमें यहाँ से आगे हिमालय की तरफ बढ़ना होगा। यश ने मुझसे पूछा, हिमालय की तरफ क्यों? तो मैंने उसे बताया कि मेरे भाई शिवाय ने मुझे कहा था कि जब ये सब शुरू होगा तो हमें हिमालय की तरफ जाना। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई जोशी है जो ये सब पहले से ही जानता है। तब मैंने उससे गुस्से में बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं मरो। वो बेचारा चुपचाप मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ चल पड़ा। तब से हम अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगे। कई बार मौत के मुंह से निकले। धीरे धीरे और भी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे और मेरी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगे, हिमालय की ओर, उस मसीहा की तलाश में जिसने हमारी रक्षा के लिए जन्म लिया था। वो जिसने इस ब्रह्मांड में अंधकार का विनाश करके फिर से सत्य और नियमों की स्थापना करनी थी। हम सबका रक्षक, हमारा मसीहा, कलयुग का महानायक, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, कल्कि के द लास्ट वॉरियर।